नितिन और मधु दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश होते हैं। फिर एक शाम जब नितिन घर जल्दी आता है, तभी अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, बस आज मन हुआ अपनी पत्नी के साथ डिनर जाने का, तो मैं घर जल्दी आ गया। पर अगर आपको डिनर के लिए जाना था, तो पहले बता देना चाहिए था ना। मैंने सब्जियां काट दी है, तो उसमें क्या हुआ? मुझे टाइम ही नहीं मिला, वरना मैं तुम्हें बता देता। कोई बात नहीं, मैं माँ जी और पापा जी को भी बोल देती हूँ, तो वो दोनों भी तैयार हो जाएंगे। अरे तुम कुछ समझती हो कि नहीं? डिनर के लिए हम दोनों को जाना है, तो माँ और पापा को कबाब में हड्डी तुम क्यों बना रही हो? माना कि हम दोनों ही जा रहे हैं, पर माँ जी और पापा जी चलेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। देखो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो तुम इसे खराब मत करो। और वैसे भी ये प्लान हमारे लिए है। कितने पुरानों ख्यालों वाली हो तुम। जाओ, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। लेकिन मैं पुराने ख्यालों वाली बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सबके बारे में सोचती हूँ। नितिन और मधु दोनों डिनर के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब क्या है मधु? हम डिनर के लिए जा रहे हैं, कोई सत्संग के लिए नहीं। अरे आज तो कोई ड्रेस पहन लो। मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे ड्रेस लाए हैं। हाँ, लाए तो है, लेकिन आपको पता ही है ना कि मुझे ऐसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। पर जब तुम्हारा पति तुम्हें खुद ही बोल रहा है, तो इसमें परेशानी क्या है? माना कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। ऊपर से हम दोनों बाहर भी जा रहे हैं। तुम्हारी सोच देखकर मुझे शर्म आती है। अरे लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और तुम अब भी वही पुरानी सोच पर अटकी हो। अगर माँ ने मेरी शादी तुमसे नहीं करवाई होती ना, तो मैं तुम जैसी लड़की के साथ कभी शादी नहीं करता। तभी वहां पर मधु की सास आ जाती है। ये तो तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसी निकलेगी, तो मैं खुद तेरी शादी इससे कभी नहीं करवाती। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, गरम है तो थोड़ी देर में खा लेना। अब चलो। मधु अपने ससुराल वालों का काफी ख्याल रखती है, उनकी सब बातें मानती है। लेकिन मधु को लेकर उसके ससुराल वालों का बर्ताव कुछ खास अच्छा नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अनीता और मधु दोनों तैयार हो जाते हैं। माँ जी, गुड़िया के नामकरण में जा रहे हैं, पर हमने उनके लिए कुछ लिया ही नहीं। अरे उसके लिए क्या लेना है? उसको तो खुद भगवान ने ही लड़की का जन्म दे दिया है, तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं? अनीता की बातें सुनकर मधु कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप वो अपनी सास के साथ नामकरण के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। फिर एक दिन, अरे पापा जी, आप क्यों तैयार हुए हो? आप भी हमारे साथ चलोगे क्या? और नहीं तो क्या, सतीश जी का पोता हुआ है, अब लड़के की खुशी में शामिल होना तो बनता ही है ना। और नहीं तो क्या, ऊपर से वो हमारी रिश्तेदारी में आते हैं, इसीलिए मैंने लड़के के लिए चांदी की चेन भी बनवाई है। अपने साथ साथ घर वालों को भी किस्मत चमकाएगा वो। बहुत सही किया। मैं भी आशीर्वाद देते समय 21 रुपए दे दूंगा उसके हाथ में। नितिन भी ऑफिस निकल गया है, तो वो सीधा वहीं पर आएगा। ये सब क्या है माँ जी? अभी कुछ ही दिनों पहले पड़ोस की रमा काकी को पोती हुई थी, और उनसे भी हमारा परिवार जैसा ही रिश्ता है। पर वहां अपने 100 रुपए भी नहीं दिए, और हम बस वहां जाकर खाकर आ गए। पर आप यहाँ पर कितना कुछ दे रहे हो। और तो और हमारे साथ पापा जी और नितिन भी आ रहे हैं, तो क्या हम लोग ना जाएं? अरे लड़का हुआ है वहां पर, और लड़की की खुशी तो दुगनी ही होती है। पर ये तो गलत है ना। आज के समय में भी कौन लड़का लड़की करता है? दोनों बराबर होते हैं। अरे ऐसे कैसे बराबर होते हैं? लड़का घर का चिराग होता है, वो घर के वंश को आगे बढ़ाता है। और तू बहू, इन सब बातों में ज्यादा बोला मत कर। पर मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बोल रही माँ जी। पर आप लोग गलत सोच रहे हो। आजकल लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता। जो काम कोई लड़का कर सकता है,
वही काम लड़कियां भी कर सकती हैं। माना कि आपको लड़के का मोह होगा, पर लड़कियों को धुतकारना भी तो गलत ही होता है ना। बस कर बहू, फालतू में बकवास मत कर हमसे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ज्यादा लड़की लड़की करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आप सब। कोई बात नहीं, माँ जी और पापा जी की सोच वक्त के साथ बदल ही जाएगी। पर मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि नितिन ये सब नहीं सोचते। मधु को अपने सास ससुर की बात पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो चुप रह जाती है। फिर कुछ ही दिनों में जब मधु काम कर रही होती है, तभी अचानक से वो चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू? कहाँ हो सब लोग? देखो बहू को क्या हो गया। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और वो मधु को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सारे चेकअप होने के बाद दवाई लेकर सब घर आते हैं। भगवान ने आज मुझे बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। हटो भाई, मैं अपनी बहू की नजर उतार दूं। मैं दादी बनने वाली हूँ। देखो माँ, अब आपको मेरी पत्नी का और ख्याल रखना पड़ेगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है क्या? मैं तो कल ही मार्केट जाऊंगी और हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आऊंगी। अनीता अपनी बहू का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और घर में हर कोई मधु को पसंद भी करता है। ये ले बहू, मैं तेरे लिए बादाम और काजू के लड्डू लाई हूँ। मैंने अपने हाथ से बनाए हैं ये। अरे नहीं माँ जी, मुझे और मीठा बिल्कुल नहीं खाना। उल्टी सा मन हो रहा है। पर बहू, मीठा खाते हैं तभी तो लड़का होता है। भाई तू है कि इतने नखरे दिखा रही है। चल, अब चुपचाप खा ले इसे। अरे माँ जी, अभी तक जो आया ही नहीं है, आप उसमें भी इतना भेदभाव कर रही हो। अब आपका पोता या पोती आने वाली है, तो इस बात से तो आपको खुशी होनी चाहिए ना। अरे चुप कर। मुझे खुशी तो बस अपने पोते की शक्ल देखकर ही मिलेगी। और मैं तुझे साफ साफ बता दे रही हूँ कि मुझे तो सिर्फ पोता ही चाहिए। अब चुपचाप खा ले इस लड्डू को। ज्यादा नाटक मत कर। अपनी सास की खरी खोटी सुनकर मधु बहुत उदास हो जाती है। फिर एक शाम नितिन मधु के लिए जलेबी लेकर आता है और तभी, ये देखो मधु, मैं तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आया हूँ। पर मैंने तो कहा था कि मुझे टिक्की खाने का मन है, तो फिर आप मेरे लिए ये जलेबी क्यों लेकर आए हो? अरे यही अच्छा है तुम्हारे लिए, लो खाओ इसे। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी नितिन। माँ जी और पापा जी भी दबाव बना रहे हैं कि उन्हें एक लड़का चाहिए। पर तुम तो जानती ही हो ना कि आज के समय में ये लड़का और लड़की में भेदभाव कौन करता है। मुझे उनकी ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। अब तुम ही जाकर समझाओ उन्हें। अरे क्या समझाऊं मैं उन्हें? वो गलत ही क्या कह रहे हैं? मुझे भी एक लड़का ही चाहिए। मतलब तुम्हारी भी यही सोच है? हाँ मधु, मेरी भी सोच यही है और तुम्हारी भी सोच यही होनी चाहिए। लो, अब ये जलेबी खाओ। मधु को कुछ समझ ही नहीं आता, पर वो अब किसी से कोई बहस नहीं करती। और एक शाम मधु अपने कमरे में आराम कर रही होती है। देखो नितिन, मुझे तो पोता ही चाहिए और अगर लड़की हुई तो मैं उसे इस घर में नहीं रख सकता। आप चिंता मत करो पापा, पोता ही होगा। मैं एक पंडित जी को जानती हूँ जो गर्भवती स्त्री को देखकर ही बता देते हैं कि उसके पेट में लड़का है या लड़की है। मैंने उन्हें कल घर पर ही बुलाया है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। इससे तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि उसके पेट में लड़का है या लड़की है। फिर अगले दिन जब पंडित जी घर आते हैं, तो मधु को देखकर उसके पेट में पल रहे बच्चे का लिंग बता देते हैं, जिसे जानने के बाद घर में हाहाकार मच जाता है। अरे कैसे हो आप लोग? ये बच्चा इसी घर का है, तो आप अपने ही बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? और माँ जी, ये पंडित जी को बुलाने का क्या मतलब था? देख बहू, तेरे पेट में लड़की है, इसीलिए मैं तुझे अब भी कह रही हूँ कि इस बच्चे को अभी गिरा दे। यही समय है तेरे पास। नहीं माँ जी, ये मेरा बच्चा है, तो मैं इसे कैसे गिरा दूं? ये कोई बच्चा नहीं, बच्ची है ये।
अरे इसे पालेगा कौन? हमने तो पहले ही बता दिया था कि हमें लड़की नहीं लड़का चाहिए। यही हमारी इच्छा है। तो तुम हमें लड़के कैसे दे सकती हो? ये लड़का लड़के क्या लगा के रखा है? ये तो बस एक जेंडर है, और बच्चे का जेंडर कोई भी क्यों ना हो, होंगे तो वो हमारे ही बच्चे ना। अरे चुप हो जा बहू, तुझे हमारी बात समझ नहीं आती क्या? हमें ये बच्ची नहीं चाहिए, और अब आगे तुम्हारी मर्जी। और मेरी मर्जी यही है कि मैं इस बच्चे को रखूंगी, फिर चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, क्योंकि इसमें मेरे बच्चे का कोई दोष नहीं है। आप लोगों की सोच बदल जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं अपना फैसला तो बदलने से रही। मधु को काफी बुरा लगता है, पर अब वो किसी की भी नहीं सुनती और अपने बच्चे को गिराती भी नहीं। पर अब मधु के ससुराल वाले मधु का ख्याल भी नहीं रखते, ना ही उसे किसी भी चीज के लिए पूछते हैं। अरे माँ जी, मेरा खाना कहाँ पर है? अरे तेरा खाना हम क्यों बनाए? जब तेरी बेटी आएगी तो तू अपनी बेटी से ही बनवा ले। हम तो तेरे लिए अब कुछ भी नहीं करेंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? जब आपको ये पता चला था कि आप दादी बनने वाली हो, तब आपने मेरा कितना ध्यान रखा था, पर अब तो आप मुझे खाना भी नहीं दे रही। हाँ तो इसमें तेरी ही गलती है। हम लोगों ने तो तुझे बता ही दिया है कि हमें एक लड़का ही चाहिए, पर तू अपने पेट में एक लड़की को लेकर घूम रही है। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? आप भी तो एक माँ ही है ना, तो दूसरी माँ को ऐसे कैसे बोल सकती हो? अरे चुप कर, मैं एक लड़के की माँ हूँ, तो तू अपनी बराबरी मुझसे कर ही मत। और अगर तुझे भूख लग ही रही है तो अपना खाना खुद बना ले और खा जा। पर मेरे पैर सूज रहे हैं माँ जी, मैं इतनी देर खड़ी कैसे रह सकती हूँ? हाँ तो मैं इसमें क्या करूँ? तुझे ही तो पालना है इस बच्चे को, तो अब पाल। और हाँ, अब वापस से तू अपने काम में लग जा। मैं ही पागल थी जो ये सारे काम करने लगी, ये सोचकर कि तू अब मुझे पोता देगी। मधु से किसी को प्यार तो क्या, हमदर्दी भी दूर की बात थी। अब वो सब कुछ अकेले ही करने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद नितिन एक रिया नाम की लड़की को घर लेकर आता है। इससे मिलो माँ, ये रिया है, मेरी गर्लफ्रेंड। सुंदर है ना? बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे चाहिए थी, एकदम मॉडर्न। अरे वाह बेटा, तेरी पसंद तो सच में बहुत ही सुंदर है। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। ये सब क्या है नितिन? आप शादीशुदा हो, एक बच्चे के बाप बनने वाले हो, और ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? और माँ जी, आप भी इनका साथ दे रही हो, तो बाप भी तो कुछ बोलिए इन्हें। अरे क्या ही बोलूं मैं अपने बेटे को, और क्यों बोलूं? तू उसकी पत्नी है, और एक पत्नी का काम होता है अपने पति को खुश रखना, लेकिन तू उसे कभी खुश रख ही नहीं सकती। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अब से ये इसी घर में रहेगी, और अगर तुझे कोई परेशानी भी है तो तुम इस घर से जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे जाने से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अपने पति की गर्लफ्रेंड को देखकर मधु बहुत दूर जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। मधु के लिए ऐसे ससुराल में रहना अब हर दिन मुश्किल होता जाता है। तब उसे अपना ही घर पराया लगने लगता है। देख मधु, रिया बहू को आज सैंडविच खाने का मन है, तो तू उसके लिए सैंडविच बना दे। ये सब क्या है माँ जी? मैं आपकी बहू हूँ, तो वो कल की आई लड़की आपकी बहू कैसे हो सकती है? अरे आप तो घर की बड़ी हो, और आप तो सब देख ही रही हो ना, तो फिर आप कुछ क्यों नहीं बोल रही? अरे बोला तो था तुझे कि तू हमें एक लड़का दे दे, पर तुझसे लड़का तो दिया ही नहीं जा रहा। ऊपर से पेट में लड़की लेकर घूम रही है तू। और अगर तू ही अपने पति के अरमान पूरी नहीं करेगी तो कौन करेगा? खैर, अब तेरी मर्जी। पता नहीं आप लोगों को सही और गलत में फर्क क्यों नहीं दिखता। वैसे बहू, तू है तो बड़ी ही बेशरम। मतलब इतना सब हो रहा है, पर तू है कि अब भी अपनी बात पर ही अड़ रही है। ना ही ये बच्चे गिरा रही है, और ना ही इस घर से जा रही है तू।
मैं जैसी भी हूँ पर बहुत अच्छी हूँ माँ जी। कम से कम आप लोगों की तरह तो नहीं सोचती मैं। ये बच्चा और ये घर दोनों मेरे भी हैं। इसीलिए ना तो मैं अपना बच्चा गिराने वाली हूँ और ना ही इस घर से कहीं जाने वाली हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है। अगर तुझे यहाँ से कहीं जाना ही नहीं तो घर में जो कुछ भी चल रहा है वो तुझे सब सहना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुजाता अपने पति गगन, सास मेनका और दो बेटियां कोयल और परिधि के साथ रहती है। हाल ही में उसे एक बेटा हुआ होता है, जिस खुशी में गगन ने एक बड़ी पार्टी रखने का तय किया होता है। देखो माँ, पार्टी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सारे मेहमानों को न्योता दे दिया है ना? हाँ गगन बेटा, सबको न्योता दे दिया है। फिर ठीक है। आपको पता है, मैं जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी बेटा भी होगा। लगा था कि इस बार भी कहीं बेटी ही ना हो जाए, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे बेटा हो गया। हाँ बेटा, मैंने मन्नत जो मांगी थी इस बार, तो भगवान जी को अपना चमत्कार तो दिखाना ही था ना। पर बेटी हो या बेटा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? होती तो वो हमारी संतान ही है ना। बकवास बंद कर अपनी। अरे बेटियां तो पराया धन होती है, बोझ होती है। अरे दो दो बेटियां पैदा करके भी तेरा मन नहीं भरा क्या? जो तुझे एक और बेटी चाहिए थी। अब वो सब छोड़ो ना माँ, और ये लो सुजाता, ये सोने की चेन है। शाम होने पर मेरे बेटे को पहना देना। फिर सभी लोग देखेंगे कि गगन सिंह चौधरी को बेटा हुआ है। बेटा क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, और ये चेन तो एकदम लल्लन टाप है। लेकिन गगन जी, इस चेन को अगर मैं बच्चे के गले में पहनाऊंगी तो कहीं इस दिखावे के चक्कर में इसे तकलीफ ना हो जाए। अरे कोई तकलीफ नहीं होगी, और तू ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। और जितना तेरा पति कह रहा है सिर्फ उतना ही कर। हमेशा की तरह ये डेढ़ शानी बनना बंद कर दे। लेकिन माँ जी। अरे बस भी करो सुजाता, एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरा बच्चा सोने की ही चेन पहनेगा, और अब अगर ज्यादा लेकिन वेकिन किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और हाँ, सोना मत। बच्चे की तरफ एक पल के लिए भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए, समझी कि नहीं? जी समझ गई मैं। फिर पार्टी के कुछ ही देर पहले परिधि और कोयल मेनका के पास आती है। अरे ओ चुटंकियो, यहाँ वहां भागकर घर का डेकोरेशन खराब मत करना। मोटा पैसा देकर पार्टी रखी है तुम दोनों के बाप ने। अगर एक भी गुब्बारा फूटा तो मैं तो तुम दोनों को ही फोड़ दूंगी। हम तो डेकोरेशन खराब करने से रहे, कहीं आप ही ना खराब कर दो दादी। याद है बिट्टू भैया की शादी में आपका धक्का लगकर सारा डेकोरेशन खराब हो गया था। हाँ दादी, इसने बिल्कुल सही कहा। अरे तुम दोनों की तो कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है। ऐसा मारूंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नालायक कही की। वैसे दादी, छोटू के पैदा होने पर इतनी बड़ी पार्टी रखी जा रही है, तो जब मैं और परिधि भी पैदा हुई थी तब भी पापा ने इतनी ही बड़ी पार्टी रखी थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तब तो हम जरा भी खुश नहीं थे। उल्टा हम लोग तो मातंग मना रहे थे, क्योंकि हमें बेटा चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से दोनों बार तुम दोनों हो गई। इसीलिए हमें इस बार भी वही डर था कि कहीं फिर से तीसरी मनहूस बेटी ना पैदा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर वाले ने हम पर रहम कर ही दिया। मेनका की बातें सुनकर कोयल और परिधि मायूस हो जाती हैं। फिर ऐसे ही एक रोज, चलो ना माँ, हमारे साथ गार्डन में चलो और बाबू को दादी के पास दे दो। वैसे भी ये घर में सिर्फ आपके और दादी के पास ही शांत बैठता है। नहीं बच्चों, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन माँ, बाबू होने के बाद से तो आप हमें गार्डन भी लेकर नहीं गई। दादी भी हमारे साथ नहीं चलती।
कितने दिन हो गए हैं, इसीलिए हमें गार्डन जाकर खेलने का बहुत मन कर रहा है। हाँ माँ, अब तो बाबू आपके बिना दादी के पास भी तो रह सकता है ना। प्लीज चलो ना माँ हमारे साथ। नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, बात को समझो जरा। आज बाबू सुबह से बहुत रो रहा था, और अगर ये फिर से रोने लगा तो माँ जी को संभालने में बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए मुझे इसके पास ही रहना होगा। ठीक है, रहो फिर इसके साथ ही आप। चल कोयल। अरे बच्चियों, सुनो तो मेरी बात। ये दोनों भी ना जरा भी नहीं समझती। फिर कोयल और परिधि रूठकर वापस अपने कमरे में खेलने लगती हैं। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों स्कूल से घर आती हैं, याद है ना तुझे, आज सुबह हम दोनों माँ से कहकर गए थे कि हमारा फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता बना कर रखे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, और मेरे भी। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ के हाथ का पास्ता तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पास्ता होता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई पास्ता नहीं है। माँ ने हमारे लिए पास्ता नहीं बनाया क्या? उतने में वहां पर सुजाता आती है। माफ कर दो बच्चियों, वो मैं बाबू को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। रात भर भी बाबू ने मुझे बहुत जगाया, और उसी चक्कर में आज मेरे दिन में आंख लग गई, और इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए पास्ता नहीं बना पाई बच्चों। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। रहने दो माँ, आपकी बातें सुनकर तो हमारी भूख ही मिट गई। और नहीं तो क्या माँ, अगर हमने आपको कहा था कि हमारे लिए पास्ता बनाकर रखो, तो आपको उसे याद से बनाकर रखना चाहिए था ना। लेकिन अभी बाबू के आने के बाद से आप तो हमें प्यार ही नहीं करती, हम पर ध्यान भी नहीं देती आप। हाँ माँ, परी सही कह रही है। आप हम दोनों से ज्यादा बाबू से प्यार करती हो, क्योंकि आप भी पापा और दादी की तरह ही हो। जैसे बेटा आने के बाद वो अपनी बेटियों को भूल चुके हैं, वैसे ही आप भी हमें भूलती जा रही हो। ऐसा नहीं है बेटा, मैं भला अपनी बेटियों को कैसे भूल सकती हूँ। प्लीज तुम दोनों मुझे गलत मत समझो। मैं तुम दोनों से उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि बाबू से करती हूँ। तभी वहां पर मेनका आती है। अरे तू इन दोनों को सफाई क्यों देती बेटी है? जाकर अपने बेटे को संभाल। ओए तुम दोनों, ये क्या नाटक चल रहा है तुम्हारा? अब नहीं बनाया तो नहीं बनाया ना। अगर एक दिन पास्ता नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी, और अगर इतनी ही खाने की इच्छा हो रही है तो जाकर खुद बनाकर खाओ। हमने आपसे नहीं पूछा दादी, तो प्लीज आप भी बीच में मत बोलिए। अरे दादी से बात करने का ये क्या तरीका है? चलो अभी की अभी दादी से माफी मांगो। पर माँ, मैंने कहा ना एक बार, माफी मांगो दादी से। अच्छा बाबा सॉरी, अगली बार बस तू ये अपनी जबान चला। फिर देख, मैं तुझे मोमबत्ती का ऐसा चटका दूंगी ना कि तू उसे जिंदगी भर याद रखेगी। नालायक कही की। और आज तो तू इन दोनों को खाना ही मत देना। जाकर अपने बेटे को देख। इन दोनों की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें इनके काम खुद ही करने दे। मेनका के कहने पर सुजाता उसके बच्चे के पास चली जाती है। वही दोनों बेटियां भूखी और उदास रहकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती हैं। वक्त गुजरता जाता है और बच्चे का नाम अब रोहित रखा जाता है। ऐसे ही एक दिन, ये देखो पापा, हम दोनों भी क्लास में फर्स्ट आई है, और हमें ये मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला है। हाँ तो मैं क्या करूं? इस मेडल और सर्टिफिकेट का अचार डालूं क्या? और वैसे भी इन सब का क्या ही फायदा? आखिरकार तुम दोनों को पराए घर पर ही जाना है, और वहां जाकर तुम्हें चूल्हा चौका करना है। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब मेरा रोहित बड़ी स्कूल में जाएगा और बड़े बड़े नंबरों से पास होकर मेडल लाएगा। अरे तुम दोनों की तरह मैं उसे सरकारी स्कूल में नहीं डालूंगा, इसे तो मैं एकदम बड़ी स्कूल में डालूंगा। और नहीं तो क्या। उन दोनों की ये बातें सुनकर कोयल और परिधि को बहुत बुरा लगता है, और वो दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं।
पापा और दादी कभी भी हमारे फर्स्ट आने पर कभी खुश नहीं होते। उल्टा वो दोनों तो हमें बस ताने ही देते रहते हैं। वही तो, पहले तो भी पापा और दादी हमसे कभी कभार अच्छे से बात कर लिया करते थे, लेकिन जब से घर में बाबू आया है वो तो हमसे ठीक से बात भी नहीं करते। और नहीं तो क्या, पापा और दादी तो हमें कितना कुछ बोलते रहते हैं और माँ भी उनका सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। वो हमारी तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं कहती। हाँ, माँ भी बाबू के आने के बाद बदल गई है। उन्हें भी शायद बेटी नहीं बल्कि बेटा ही चाहिए था। और इससे तो यही पता चलता है कि हम दोनों से तो इस घर में कोई भी खुश नहीं है। आज से पहले जब भी हमारा रिजल्ट आता था उस दिन माँ हमारे लिए हमारा पसंद का हलवा बना कर रखती थी, लेकिन इस बार तो उन्होंने वो भी नहीं बनाया, जबकि उन्हें पता था कि आज हमारा रिजल्ट आने वाला है। एक माँ ही थी जो हमें इतना समझ कर लेती थी, हमसे कितना प्यार भी करती थी वो, पर अब तो वो भी हमारी नहीं रही। ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहनें अपने भाई के साथ खेल रही होती हैं, तभी रोहित उन दोनों के हाथ से नीचे गिर जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, रोहित, मेरा बच्चा। सॉरी माँ, वो हम दोनों ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं खेलते खेलते रोहित हमारे हाथ से छूटकर कब नीचे गिर गया। हाँ माँ, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अरे तुम दोनों के कारण आज मेरे बेटे के सर पर चोट लगी है। सुजाता, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मैं इसे दवाई लगा दूंगी, उससे इसकी चोट ठीक भी हो जाएगी। ना बेटा बस, माँ है ना यहाँ पर, बस बच्चा। मैंने कहा ना डॉक्टर को बुलाओ, जितना कहा है उतना ही करो। जी ठीक है। और तुम दोनों चलो, आज तो तुम दोनों को इस गलती की बहुत बड़ी सजा भुगतनी होगी। माफ कर दो पापा, हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज हमें सजा मत दो। माँ, पापा से कहो ना, हमें सजा नहीं चाहिए, हमें माफ कर दो ना पापा। गुस्से में आग बबूला हुआ गगन दोनों बेटियों को तड़कती भड़कती धूप में बाहर लेकर जाता है। बाप रे, यहाँ पर तो कितनी गर्मी है। हाँ, और तुम दोनों को इसी तपती धूप में खड़ा रहना होगा, वो भी पूरा दिन। क्या? हाँ, क्योंकि आज तुम दोनों के कारण ही मेरा बेटा इतना रोया है। नहीं पापा, ऐसा मत करो ना, हम दिन भर इतनी तेज धूप में कैसे खड़े रह सकते हैं। हाँ पापा, हम सच कह रहे हैं, हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें छोड़ दो ना पापा, प्लीज पापा। नहीं, क्योंकि जब आज तुम दोनों ये सजा भुगतोगी तभी जाकर तुम दोनों की अकल ठिकाने पर आएगी। और अगली बार से ऐसी कोई भी गलती करने से पहले तुम दोनों एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचोगी। इसीलिए तुम दोनों को ये सबक मिलना ही चाहिए। नहीं ना पापा, ऐसा मत करो ना, प्लीज पापा। चुप बैठो, अगर तुम दोनों यहाँ से जरा भी हिली तो मैं तुम दोनों को इससे भी बुरी और बदतर सजा दूंगा। दिन भर धूप में खड़े रहने के कारण दोनों बेटियों की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ये लो बच्चियों, ये ठंडा ठंडा जूस पियो, इससे तुम दोनों को आराम मिलेगा। नहीं माँ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अरे जब पापा ने हमें सजा दी थी तब आप कहाँ पर थी? हाँ माँ, चली जाइए आप यहाँ से। आपकी झूठी फिक्र की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि आपकी जान हम में नहीं बल्कि रोहित में बसती है। देखो, तुम दोनों अब कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। और वैसे भी आज गलती तुम दोनों की भी थी ना। अरे तुम दोनों तो रोहित की बड़ी बहनें हो ना, तो तुम दोनों से ये लापरवाही कैसे हो सकती है? वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे को ज्यादा नहीं लगी, वरना अगर उसे कुछ कम ज्यादा हो जाता तो तुम दोनों क्या करती? नुकसान तो मेरे बेटे का ही होता ना। डांटो, अब आप भी हमें ही डांटो माँ।
अरे आप भी पापा और दादी की जैसी ही बनती जा रही हो। हाँ माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमारी माँ हो या कोई और हो। ज्यादा बड़ों की तरह बातें मत करो और जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे आजकल तो तुम दोनों का मुंह कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। ये जूस मैं यहाँ पर रख कर जा रही हूँ, ठंडा होने से पहले पी लेना इसे। इतना कहकर सुजाता वहां से चली जाती है। अपनी बेटियों को समझा कर रखो कि वो मेरे बेटे से दूर रहा करे। अरे आज को अगर कुछ भी हो जाता तो मैं उन दोनों को कभी नहीं छोड़ता। मनहूस कही कि ये आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उन दोनों को समझा दिया है और मैं तो अब से 24 घंटे रोहित पर पूरी नजर रखूंगी। अगर आज भी रोहित को उन दोनों के पास अकेला नहीं छोड़ती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। देखो, आज जो कुछ भी हुआ है वो अगर फिर से हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जी, समझ गई मैं। फिर अगले दिन जब सुजाता रसोई में जाती है तब वहां से कमरे में वापस लौटते समय वो रोहित को ना देखकर बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, रोहित कहाँ चला गया मेरा रोहित? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने उसे यहाँ बेड पर सुलाया था। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। अगर उसे फिर से कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। सुजाता घर में रोहित को हर तरफ ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। मैंने तो उसे पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन वो तो कहीं भी नहीं है। वो तो चल भी नहीं सकता, तो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। ऊपर से घर पर भी कोई नहीं है। परी और कोयल भी स्कूल गई है, माँ जी भी मंदिर गई है और गगन जी भी दफ्तर चले गए हैं। मेरा बच्चा आखिर कहाँ चला गया? सुजाता रोहित को ढूंढने के लिए घर के बाहर निकल ही रही होती है कि उतने में मेनका वहां पर रोहित को लेकर आती है। हे भगवान, रोहित आपके साथ था माँ जी, लेकिन आप तो मंदिर गई थी ना, और रोहित को तो मैंने कमरे में सुलाया था। तो फिर क्या? अरे निकम्मी, अब मेरे पति को अपने साथ लेकर जाने के लिए मुझे तेरी अनुमति लेनी होगी क्या? अरे नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? रोहित पर जितना हक मेरा है उतना ही हक आपका भी है, और आप तो इसकी दादी माँ हो। चल चल, सब समझती हूँ मैं। जरा अपनी हद में रहा कर, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जी माँ जी, माफ कीजिए। मैं पहले मंदिर से आई और सबसे पहले अपने लाडले पोते से मिलने गई। तभी देखा कि ये उठ चुका है और इधर उधर देख रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे आंगन में ही घुमा कर लाती हूँ। अब चल, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़े बना। बाहर देख, मौसम एकदम मस्त बन गया है। लगता है आज तो जोरदार बारिश आने वाली है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। वक्त यूं ही गुजरता जाता है और रोहित अब बड़ा हो जाता है और गगन उसे एक बड़ी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेजता है। अरे माँ, जल्दी से नाश्ता दे दो ना, मुझे और कोयल को स्कूल जाने में देर हो रही है। अरे हाँ बाबा, ला रही हूँ मैं। अब सुजाता नाश्ता लेकर आती है, लेकिन मेनका उसके हाथ से थाली छीनकर वो थाली रोहित को दे देती है। ये आप क्या कर रही हो दादी? वो पराठा माँ मेरे लिए लेकर आई है। अरे तेरे लिए लाया तो क्या हुआ, उससे पहले रोहित नाश्ता करेगा। अरे अभी थोड़ी ही देर में इसकी स्कूल बस आने वाली है और ये तुम दोनों की तरह किसी सरकारी स्कूल में नहीं जाता, एक बड़े स्कूल में पढ़ने जाता है वो। ले रोहित बेटा, खा। और बहू, मेरे पोते के पराठों पर इतना कम मक्खन? नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। जा, जाकर और मक्खन लेकर आ। खा पी कर एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए मेरा पोता। क्यों रोहित, सही कहा ना मैंने? हाँ दादी, लेकिन दादी, स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, पढ़ाई तो एक ही होती है ना। अरे मैं सब जानती हूँ, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे और अपनी एक कैची जैसी जबान चलाना बंद कर दे, वरना सुबह सुबह मैं तो तुझे कूट ही दूंगी। दादी की ये बातें सुनकर
परिधि अब चुप हो जाती है। फिर ऐसे ही एक रोज, चल कोयल, हम दोनों बैडमिंटन खेलते हैं गार्डन में। हाँ यार, होमवर्क करके तो मैं बोर हो गई हूँ। चल। फिर परिधि और कोयल दोनों गार्डन में जाकर बैडमिंटन खेलने लगती है। लेकिन तभी वहां पर रोहित आकर उन्हें रोक लेता है। ये क्या तरीका है रोहित? भूल मत, हम तेरी बड़ी बहनें हैं। हाँ तो उसमें क्या हुआ? मैंने कहा मुझे यहाँ खेलना है तो खेलना है, इसलिए आप दोनों को यहाँ से जाना होगा, वरना मैं पापा को बुलाऊंगा। देख रोहित, यू बेवजह झगड़ा तो क्यों कर रहा है? अब यही बात तू हमसे ठीक से भी तो कर सकता है ना। हाँ तो मैं आप दोनों के साथ ठीक से ही तो बात कर रहा हूँ ना। चली जाओ आप दोनों यहाँ से, मुझे यहाँ पर अकेले खेलना है। अच्छा बाबा ठीक है, खेल ले तू अकेले ही। चल कोयल। नहीं परी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे इसका तो ये रोज का हो गया है, बस बात बात पर झगड़ता रहता है। बदतमीज कहीं का। लगता है आप दोनों नहीं मानोगी, इसलिए अब मुझे पापा को बुलाना ही होगा। फिर रोहित गगन को बुलाता है और वो उसे सब बड़ा चढ़ाकर बोलता है। क्या? हाँ पापा, इन दोनों ने ही कहा कि तू यहाँ नहीं खेल सकता, और ये गार्डन सिर्फ इन दोनों का ही है, मेरा नहीं है। और तो और मुझे बदतमीज भी कहा। नहीं पापा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और रोहित, कितना झूठ बोलता है तू, कुछ तो शर्म कर। अरे चुप हो जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरह बात करने की? पर पापा, इसमें गलती इसी की है, ये आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ पापा, अगर ये हमसे अच्छे से बात करेगा तो हम भी इसके साथ अच्छे से ही बात करेंगे ना। और हम क्या इसके दुश्मन हैं क्या? सगी बहनें ही तो है ना। लेकिन ये तो हमारे साथ दुश्मनों की तरह बर्ताव करता है। तुम दोनों का नाटक मैं अच्छे से समझता हूँ, और एक शब्द भी मत कहना। और खबरदार, जो मेरे रोहित के साथ झगड़ा किया तो तुम दोनों इसके साथ ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकती, और अगर की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और ये मेरी तुम दोनों मनहूसों को पहली और आखिरी चेतावनी है। पर पापा, चलो जाओ अपने कमरे में। खेलना कूदना तो लड़कों का काम होता है, और लड़कियां तो बस घर में ही अच्छी लगती है। जा रोहित बेटा, जितना खेलना है खेल ले। और अगर इन दोनों ने तुझे वापस परेशान किया तो मुझे आकर बताना, फिर मैं इन दोनों की अच्छे से खबर लूंगा। ठीक है पापा। इतना कहकर गगन वहां से चला जाता है। और अब रोहित कोयल और परिधि को देखकर हंसने लगता है। फिर वो दोनों ये सारी बातें अपनी माँ को बताती हैं। और तभी, देखो बच्चों, अब तुम दोनों को भी थोड़ा समझ कर लेना चाहिए ना। अरे रोहित तो तुम दोनों से कितना छोटा है, अगर उसे खेलना था तो खेलने देती ना। लेकिन पता नहीं तुम दोनों को क्या हो जाता है, हर बार उसके साथ बस बहस करती रहती हो। लेकिन माँ, शुरुआत तो रोहित ही करता है ना। अगर वो हमारे साथ बदतमीजी से पेश आएगा तो हम भी उसके साथ उसी तरह से पेश आएंगे ना। भला हम उसका सुनकर क्यों ले? हाँ माँ, उल्टा हम तो कई बार नजरअंदाज भी करते हैं, लेकिन वो बहुत चालाक है माँ। वो तो बस पापा के पास जाकर हमारी शिकायत करता रहता है। अगर इतना ही समय वो अपनी पढ़ाई में लगाएगा तो उसके लिए ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन नहीं, इस घर में तो सबको हम दोनों की ही गलतियां दिखाई देती हैं। अरे अब बस भी करो, कितनी कड़वी बातें बोलती हो तुम दोनों। वो तुम दोनों का सगा भाई है, वो ना समझ है, लेकिन तुम दोनों तो समझदार हो ना। कब से एक ही बात को लेकर बैठी हो, और इतनी छोटी सी बात का पहाड़ बना रही हूं। अब जाओ, कमरे में जाकर चुपचाप आराम करो। देखो, कितनी रात हो गई है। कोयल और परिधि को फिर से बहुत बुरा लगता है, और वो दोनों अब मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। देखा ना परी, कैसे माँ ने भी हमें ही सुना दिया। अरे सब लोग तो यही कहते हैं कि ये छोटा है, लेकिन किसी को ये दिखाई ही नहीं दे रहा कि छोटा होने के बावजूद भी ये कितना चालाक है। इसे हमारे और घर वालों के बीच में ये आग लगा रहा है। वही तो कोयल,
अरे सबको तो बस हमारी ही गलतियां दिखाई देती हैं और उसकी शैतानियों के बारे में तो कोई कुछ भी नहीं बोलता। फिर रिजल्ट आने पर कोयल और परिधि अपनी एग्जाम में सबसे अधिक नंबर लाती हैं। वही दूसरी तरफ रोहित फेल होते होते बच जाता है। अरे, तुझे तो कितने कम नंबर आए हैं बेटा। अगर एक और नंबर कम आ जाता तो आज तो तू फेल ही हो जाता। अरे, तुझे तो मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया था, तो फिर तूने एग्जाम में जाकर कुछ लिखा नहीं क्या? वो माँ, अरे कोई बात नहीं, कम मार्क्स मिले तो क्या हुआ, हमारे बेटे ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। और बेटा, तुझे नई साइकिल चाहिए थी ना, तो मैं तुझे वो साइकिल दिला दूंगा। सच में पापा? थैंक यू सो मच। पापा, मैंने और कोयल ने भी इस बार एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, तो क्या हमें भी अपनी मनपसंद चीज मिलेगी? अरे दिन में सपने देखना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और तुम दोनों क्या कर लोगे इतने नंबर लाकर? तुम्हें तो कोई कुछ भी नहीं देने वाला। क्या? फिर गगन रोहित के लिए नई साइकिल लेकर आता है, जिसके बाद उसका पढ़ाई पर ध्यान और कम हो जाता है। फिर एक दिन वो पड़ोस में बहुत झगड़ा करता है, जिसके कारण उसके घर पर कंप्लेन आ जाती है। देखो गगन, अपने बेटे को जरा समझा कर रखो। अरे ये मोहल्ले के बच्चों के साथ बेवजह झगड़े करता रहता है और इतनी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है ये। छोटा हो या बड़ा हो, ये तो हर किसी के साथ सिर्फ बदतमीजी से ही बात करता है। अरे आज तो इसने एक लड़के को बहुत मारा। अब तू ही बता, ऐसे कोई करता है क्या? अरे रमेश, क्या तू भी भूल मत, ये मेरा बेटा है, गगन सिंह चौधरी का। और वैसे भी ये लड़का है, तो शैतानी ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं गगन, अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालकर उसे बढ़ावा मत दे। जो गलत है सो गलत है। अबे हाँ हाँ, समझ गया मैं। अब तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, चलता बन यहाँ से। अरे सुना नहीं क्या तूने? चल निकल, बड़ा आया पूरे मोहल्ले का मालिक बनने वाला। अगर परिवार ही ऐसा हो तो बेटा तो बिगड़ेल ही बनेगा ना। इन लोगों से तो बात करना ही बेकार है। पापा, मैं कल से बाहर खेलने ही नहीं जाऊंगा। आज मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लड़का तो खुद ही मुझसे लड़ने लगा और वो मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारा। अरे तू चिंता मत कर बेटा, तूने जो भी किया बिल्कुल सही किया। और उन लोगों के कारण तू बाहर खेलना बंद क्यों करेगा? पागल है क्या? और नहीं तो क्या, उल्टा ऐसे लोगों के तो नाक में और दम करना चाहिए। उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें डराना चाहिए। ठीक है दादी, अब से मैं यही करूंगा। शाबाश। अगर तुझे कोई कुछ कहे तो मुझे आकर कहा कर, फिर हम दोनों दादी और पोता मिलकर सारे लोगों की अच्छे से क्लास लेंगे। अच्छा चलो, सारा खाना तैयार हो चुका है, हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं परोस देती हूँ। यह देखकर परिधि और कोयल हैरान रह जाती है। फिर अगले दिन, अरे माँ, कल रोहित ने कितनी बड़ी गलती की, फिर भी उसे पापा और दादी ने माफ कर दिया, जबकि उन्हें उसे समझाना चाहिए था कि ऐसे किसी को भी मारना सही नहीं होता। हाँ माँ, जब हम दोनों कल मोहल्ले में गए थे तब सारे बच्चे यही कह रहे थे कि सारी गलती हमारी रोहित की ही है। वही सबको लड़ाई करने के लिए उकसाता है। माना कि एक बच्चा झूठ बोल सकता है, लेकिन सारे बच्चे झूठ कहे ऐसा हो ही नहीं सकता माँ। वो जो भी हो, इस मोहल्ले के बच्चे भी कोई कम शैतान नहीं है। रोहित की नई साइकिल देखकर सबके सब चलने लगे हैं और इसीलिए सब उसे टारगेट कर रहे होंगे। अरे तुम दोनों को तो अपने भाई के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम दोनों तो मेरे ही बेटे को गलत बता रही हो। ऐसा नहीं है माँ, अब भाई है तो क्या हुआ, आपने ही हमें बचपन से सिखाया है ना कि हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए, ना कि गलत का। और अब आप ही ये बात कह रही हो। हाँ मैं ही कह रही हूँ। माना कि इसमें गलती रोहित की भी है, लेकिन मोहल्ले वाले बच्चे भी कोई कम नहीं है।
अरे तुम दोनों ने तो उसे अपना दुश्मन ही बना लिया है। जरा भी उसके लिए अच्छा नहीं सोचती। देखो, अगर तुम दोनों ने आइंदा से रोहित के बारे में ऐसा कुछ भी कहा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करने वाली। इस तरह सुजाता उन दोनों को सुनाकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब कोयल सुजाता के कमरे में जाती है, तभी वो वहां पर रोहित को पैसे चुराते हुए देखती है। ये क्या है रोहित, तू माँ की पर्स में से पैसे चुरा रहा है? अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हो दीदी? रुक तू, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। माँ, यहाँ पर आओ। तभी सुजाता वहां पर आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही है इतना? देखो ना माँ, मैं आपके कमरे में खोई हुई बुक ढूंढने आया था, तो कोयल दीदी कह रही है कि मैं यहाँ आपकी पर्स से पैसे चुराने आया हूँ। क्या? नहीं माँ, ये सरासर झूठ बोल रहा है। आपकी कसम माँ, ये अभी आपकी पर्स में से 500 रुपए चुरा रहा था, इसलिए मैंने आपको आवाज लगाई, लेकिन तभी इसने पर्स में वापस उसे रख दिया। मुझे तो इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे माँ। चोर कहीं का। बस कर कोयल, अरे कितना सुनाएगी इसे, हद होती है। अरे तुम दोनों तो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। लेकिन माँ, कहा ना बस कर, कुछ नहीं सुनना मुझे। दफा हो जा यहाँ से, नालायक कहीं की। अब कोयल रोते रोते वहां से चली जाती है और वो ये सारी बातें परिधि को बताती है। रो मत कोयल, जाने दे। जब एक दिन रोहित बहुत बड़ी गलती करेगा, तभी सबकी अकल ठिकाने पर आएगी। अगर हम अभी कुछ भी कहने जाए तो सब हमें ही बोलते हैं, इसीलिए तू शांत हो जा। तुझे पता है परी, वो इतना छोटा है, लेकिन फिर भी माँ के पर्स से वो 500 रुपए चुरा रहा था। जाने देना अब, पता नहीं क्या क्या करता रहता है वो। और तू चिंता मत कर, और आज के बाद हम उससे बातचीत कम ही कर देंगे। अरे वो लड़का तो बात करने के भी लायक नहीं है। सच में परी, वो बहुत नालायक है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना बिगड़ जाएगा। फिर एक दिन परिधि जब रोहित के कमरे से गुजर रही होती है, तभी अरे ये क्या, ये रोहित चिट्स बनाकर क्या कर रहा है? हे भगवान, ये तो कॉपीज बना रहा है। इसने मेरी बहन को रुलाया है। तो अब मैं भी सबको यहाँ पर बुलाऊंगी और इसे रंगे हाथ पकड़वाऊंगी। माँ पापा भी तो देखे कि उनका लड़का क्या गुल खिला रहा है। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।